हेलो बच्चों, मैं श्री बलविसा ऑन आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ेंगे वांडरवाल फोर्स के बारे में। इससे पहले के जो लेक्चर था बेटा, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने एमओटी के जो भी एप्लीकेशन थे उनके बारे में देखा। इसके अलावा इसके अलावा हमने और क्या देखा था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन क्या है, उसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, वो सारे आराम से देखिए। और एक जैसा कि अभी से हमेशा मैं कहता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी आपको पॉइंट नए लगे नोट पे कीजिए, डाउट्स आए तो कमेंट कीजिए। और जो हमारी नेक्स्ट टेस्ट आ रही है उसके लिए, उससे भी जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए आज अपन पढ़ते हैं वांडरवाल फोर्स। इसके अलावा अपन जो भी टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक के, वो आगे जो भी आएंगे उन सब में आपको अभी टॉपिक जो चल रहे हैं उनसे हेल्प मिलेगी। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है वो सभी पूरी केमिस्ट्री का बेस है। तो आप एक एक लेक्चर से बीच में कहीं से ना देखें, शुरुआत फर्स्ट लेक्चर से देखें, उसमें जो भी डाउट्स आए वो क्लियर करते जाइए। जैसे आज अपन देखते हैं वांडरवाल फोर्स के बारे में। वांडरवाल फोर्स क्या है? वांडरवाल फोर्स जैसे पीछे अपने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड, वैसे वांडरवाल फोर्स भी केमिकल बॉन्ड में एक ऐसा बॉन्ड है जो वीक बॉन्ड होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए होती है। और ये बॉन्ड किन में मिलता है? तो ये बॉन्ड आपको मिलेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब मॉलिक्यूल्स में हो सकता है जैसे एच सी एल मॉलिक्यूल, या हो सकता है HCl का H2 मॉलिक्यूल के साथ, या H2 मॉलिक्यूल का H2 मॉलिक्यूल के साथ, या कई बार इनर्ट गैस नियॉन का नियॉन के साथ। मतलब मॉलिक्यूल के बीच में आपको अगर अट्रैक्शन फोर्स मिले, तो मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स मिले, अगर आपको लगे कि जो मॉलिक्यूल है उनमें जो एलिमेंट है उनमें अगर ईएन का डिफरेंस है, जैसे क्लोरीन का ईएन कितना होता है? क्लोरीन का ईएन होता है 3.1, हाइड्रोजन होता है 2.1। तो अगर इस पे ईएन की वजह से यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव दो चार्ज मतलब दो पोल, इसको अपन क्या बोलेंगे? डाइपोल। इसको भी अपन क्या बोलेंगे? डाइपोल। बट यहां अगर हम देखते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले जाता है, क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव। बट H2 में तो दोनों के दोनों कौन है? H। दोनों का एक दूसरे पे अट्रैक्शन क्या है? सिमिलर है। अट्रैक्शन सिमिलर है तो नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। तो इससे बॉन्ड बनाने के लिए HCl को इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट करना पड़ेगा मतलब ये क्लोरीन हाइड्रोजन को जो अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे बहुत पार्शियल पार्शियल चार्ज वो इंड्यूस करता है। था नहीं इस पे, क्लोरीन ने इंड्यूस किया, इसलिए उसको बोलते हैं ये तो डाइपोल है। इस H2 में अगर ये इंड्यूस कर पाए चार्ज को, अगर यहाँ पे ऐसा पड़ा है H2 है नॉन पोलर, नॉन पोलर में अगर ये क्लोरीन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करे और यहाँ पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर पाए, तो ये चार्ज पहले नहीं था बट क्लोरीन की वजह से आया, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। क्या बोलते हैं? इंड्यूस डाइपोल। और ये कौन है? डाइपोल। तो ये पूरा अट्रैक्शन फोर्स जो बनेगा उसको अपन बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और अगर दोनों मॉलिक्यूल जो है, दोनों ही मॉलिक्यूल जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, नॉन पोलर है, बट एनवायरमेंट की वजह से जैसे कई बार ऐसा, इसको अपन ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो दो जने हैं, दोनों को कोई भी गलत आदत नहीं है, बट एनवायरमेंट को देखकर अगर दोनों ही जो है, मान लो मैं सबसे कम चाय की आदत पड़ गई, मान लो गलत आदत में अपन चाय, मानो चाय पीने की आदत पड़ गई, तो उनको पहले लत नहीं थी, लेकिन एनवायरमेंट को देखकर अगर दोनों में चाय के लिए क्या आ गया? पोलरिटी आ गई, इंडक्शन आ गया, तो वो क्या हो गया? इंड्यूस चार्ज। अब ये भी चाय के लिए पोलर है, ये भी पोलर है, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस पोलर या इंड्यूस डाइपोल। जब दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, एनवायरमेंट की वजह से अगर उनपे अपोजिट चार्ज आया, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। जब दो मॉलिक्यूल थे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मिले, एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर है, दूसरे पे चार्ज है, तो दूसरे वाले ने उसको इंड्यूस किया। मेरे में कोई आदत है, मान लो मैं अपने दोस्त को वो करने के लिए इंड्यूस करूं, तो वही बात है, मैं पोलर था, उसको मैंने इंड्यूस किया, तो बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और जब दोनों के ऊपर चार्ज हो तो क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल।
नियोन नियोन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होता तो वो भी अगर एनवायरमेंट के कारण अगर चार्ज ला रहा है तो उसको भी अपन बोलेंगे इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। तो जब भी आपको मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में या इनर्ट गैस के बीच में अगर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स मिले तो वो वीक अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है? वांडर वाल फोर्स। तो वांडर वाल फोर्स के बहुत सारे टाइप आएंगे, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ये कुछ एक टाइप आएंगे। ओके, तो डेफिनेशन पर क्या पूछते हैं? वीक नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन इसकी होती है कोवलेंट की होती है, कोऑर्डिनेशन की होती है। नॉन डायरेक्शनल, नॉन वैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज कैसे? जैसे H2 का H2 के साथ, F2 का F2 के साथ, इनर्ट गैस का इनर्ट गैस के साथ। मतलब इस लाइन से ये बात कर रहा है किसके बारे में? इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल के बारे में। इंड्यूस डाइपोल वाला जो फोर्स है उसको एक साइंटिस्ट के नाम पे लंदन फोर्स से बोलते हैं अपन, लंदन फोर्स से बोलते हैं, ठीक है। डिस्पर्सन फोर्स से बोलते हैं, सबसे वीकेस्ट फोर्स मिलता है वो। नॉन पोलर स्पीसीज या न्यूट्रल स्पीसीज पे कोई चार्ज नहीं होता। ओके, तो वीक अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। इसके बाद दीज इलेक्ट्रिकल इन नेचर, दीज आर इलेक्ट्रिकल नेचर, मतलब इनके ऊपर चार्ज मिल सकता है, और चार्ज मिलेगा तो इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिकल चार्ज वो कई बार पास वाले मॉलिक्यूल के कारण भी हो सकता है, एनवायरमेंट के कारण भी हो सकता है। तो वो होता किसके कारण है? ड्यू टू इंड्यूस पॉलरिटी के कारण, कॉज बाय टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट कैसे? जैसे ये ऐसे कि अगर जैसे मैंने बोला HCl है, HCl का HCl के साथ, तो टेम्पररी अपन बोलते हैं पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेगेटिव यहाँ आया पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ आया पॉजिटिव, तो ये क्या बना? डाइपोल। ये भी क्या बना? डाइपोल। ये इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स बनता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स भी किसका एग्जांपल है? वांडरवाल फोर्स का। वांडरवाल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। दिस टेम्पररी डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल कैन इंड्यूस अपोजिट dipoles plus or minus surrounding molecule due to displacement of electron one and becomes, मतलब सराउंडिंग मॉलिक्यूल, जैसे ये पास वाला मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, यहाँ पे क्या? पॉजिटिव। इसने पास वाले मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन को, उससे इलेक्ट्रॉन खींचा तो वहां पे भी क्या है? प्लस। या उस हाइड्रोजन को ये वाला क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पे भी क्या है? नेगेटिव। तो ये जो इंड्यूस फोर्स हुआ, तो वो इंड्यूस फोर्स के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स बना वो कौन सा? वान डर वाल। तो ये तो दोनों क्या? पोलर पोलर थे। कई बार ऐसा भी होता है पोलर हो लेकिन पास वाला मॉलिक्यूल क्या हो? नॉन पोलर हो, मान लो F2। तो अगर यहाँ कोई अट्रैक्शन फोर्स बन जाए मान लो, तो उसका मतलब ये है कि ये पोलर था, इसने इसको इंड्यूस किया, ये बात बोल रहे हैं। दिस टेम्परेरी डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल कैन इंड्यूस अपोजिट डाइपोल्स। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो ये इस पास वाले में क्या लगा? पॉजिटिव ला सकता है। ठीक, नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ वांडरवाल फोर्स। अगर अपन वांडरवाल फोर्स में अपन देखेंगे कि स्ट्रेंथ देखना है तो एक तो अपन देख सकते हैं किस अकॉर्डिंग? डिस्टोर्शन पे, मतलब कितना ज्यादा चार्ज आया है उस पर, कितना डाइपोल है। जैसे अगर मैंने भी बोला आपको 3 बताए, क्या? एक मैंने बोला HCl का HCl के साथ में, एक मैंने बोला HCl का मान लो Cl2 के साथ में, एक मैंने बोला Cl2 का Cl2 के साथ में। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, सेल्फ ही इंडक्शन हो रहा है चार्ज का क्योंकि En का डिफरेंस है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या? डाइपोल डाइपोल, ये भी डाइपोल डाइपोल। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, इनमें पहले से ही चार्ज था, पहले से चार्ज था तो अट्रैक्शन फोर्स था। यहाँ HCl को इस पे चार्ज इंड्यूस करना पड़ेगा तब ये अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। तो ये होता है डाइपोल और इसमें ये इंड्यूस करेगा, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। यहाँ दोनों ही क्या है? न्यूट्रल, तो इसमें दोनों में चार्ज इंड्यूस होगा। सबसे वीकेस्ट फोर्स ये होता है, फिर उससे स्ट्रॉन्ग ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ये तो मैं बता रहा हूं पॉलरिटी के बेसिस पर। कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे देखो जैसे साइज ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर, मान लो कई बार ऐसा है कि अगर अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर मिले आपको,
जैसे मान लो F2 का F2 के साथ मिले, Cl2 मॉलिक्यूल का Cl2 मॉलिक्यूल के साथ मिले, Br2 मॉलिक्यूल का Br2 मॉलिक्यूल के साथ मिले, और I2 मॉलिक्यूल का I2 मॉलिक्यूल के साथ मिले। दोनों एटम सिमिलर है, दोनों एटम सिमिलर है मतलब दोनों का एक दूसरे पे अट्रैक्शन क्या होगा, सिमिलर। तो चार्ज क्या होगा, जीरो। ये भी नॉन पोलर, 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 ये भी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ इसको इसमें इंड्यूस करना पड़ेगा। तो इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, सब में अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर है। इन सब में सबसे ज्यादा मास किसका होगा, आयोडीन का, उसके बाद में ब्रोमीन का। तो फ्लोरीन से अगर हम आयोडीन जाते हैं, फ्लोरीन से आयोडीन, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, यही बात ही बोल रहा है। मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा, एटॉमिक वेट बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा, उसके साथ वंडरवॉल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। कहने का मतलब यही है, ये एग्जांपल F2Cl2 Br2 और I2 में अगर आपको बोला जाए वांडरवाल स्ट्रेंथ, वांडरवाल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, I2 की, देन Br2, देन Cl2 और देन F2। क्योंकि मास बढ़ने के साथ या साइज ऑफ एटम बढ़ने के साथ साथ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है वांडरवाल का, और वांडरवाल का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे भी इंक्रीज होंगे। बस ये पॉइंट हमें देखना तब है जब उनमें अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर हो। ऐसा ना हो कि एक डाइपोल डाइपोल है, एक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, और एक इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है। दोनों क्या है, चार्ज स्पीसीज। ये क्या है, न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल। तो दोनों न्यूट्रल है तो इसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे वीक है, उससे स्ट्रॉन्ग इसमें, उससे स्ट्रॉन्ग इसमें है। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट है तब तो फिर सबसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और अगर अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर है तो फिर क्या देख सकते हो आप, मास देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, therefore melting point, boiling point of noble gas elements and halogen increase down the group। मतलब जैसे अगर ये है तो हीलियम का, हीलियम के साथ अट्रैक्शन फोर्स, नियोन का, नियोन के साथ अट्रैक्शन फोर्स, आर्गन का, आर्गन के साथ अट्रैक्शन फोर्स, क्रिप्टन का, क्रिप्टन के साथ अट्रैक्शन फोर्स, जीनोन का, जीनोन के साथ अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर साइज बढ़ने के साथ या मास बढ़ने के साथ, मास बढ़ेगा तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज। इसलिए मैंने आपको बोला भी था पीरियोडिक टेबल में कि सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम का। बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, 4.2 केल्विन होता है सिर्फ हीलियम का। यहाँ पे भी लगता है F2Cl2 Br2 और I2, इनमें भी लगता है O2 और H2, सल्फर मिलता है S8 की फॉर्म, ये डायटोमिक फॉर्म में, ये एसिडिक फॉर्म में। नाइट्रोजन मिलता है N2 की फॉर्म में, ये मिलता है P4 की फॉर्म में। तो इनमें भी मास बढ़ने के साथ, मास भी बढ़ रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है, तो वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा, और वांडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। F2 से ज्यादा Cl2, Br2, I2, O2 से ज्यादा S8। इसलिए देख लो सल्फर सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, फॉस्फोरस सॉलिड होता है। क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा तो फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी। यहाँ पे भी होता है, I2 सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, क्लोरीन और फ्लोरीन गैस होता है। ओके, melting point and boiling point of noble gas elements and halogen increases down the group। ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हो आप, नाइट्रोजन भी बोल सकते हो। ओके, व्हाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट, वांडरवाल फोर्स के टाइप्स, किशाम फोर्स, डाइपोल डाइपोल, ये मतलब इनमें
इसका 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 HCl का HCl के साथ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डाइपोल डाइपोल बोल दो, या ऐसा भी बोलते हो पोलर का पोलर के साथ, पोलर प्लस पोलर। पोलर किसको बोलते हैं? इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। म्यू पीछे पड़ा अपना डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा मतलब पोलर होगा, पोलर का पोलर के साथ। पोलर कोई भी हो सकता है, आप बोल सकते हो अगर जैसे मैंने बोल दिया SF4, SF4 तो सल्फर का यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता है, लोन पेयर। तो यहाँ पे इस लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, तो ये पोलर है, ये भी पोलर है। तो पोलर का पोलर के साथ जो भी होगा किशाम फोर्स या डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो वो क्या होगा, पोलर। तो पोलर प्लस पोलर उसको हम किशाम फोर्स बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं, ठीक। अब सर बोलेंगे इससे एट्रैक्शन फोर्स स्ट्रेंथ कैसे, जिसका डाइपोल मोमेंट हाई होगा उसकी स्ट्रेंथ हाई होगी, स्ट्रेंथ हाई होगी तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, उसे अकॉर्डिंगली कर सकते हो। डे बाई फोर्स, डे बाई आया था डाइपोल मोमेंट वाले में, डे बाई वन, डे बाई जो होता है वन डे बाई 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। पॉलरिटी, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मतलब एक पोलर होगा, पोलर प्लस नॉन पोलर। अब जैसे मान लो इसके बेस्ट एग्जाम्पल बहुत है वैसे तो, जैसे अगर आप बोल दो पोलर HCl के साथ Cl2 बोल दो नॉन पोलर, ओके। या बोल दो H2O है, H2O को बेंजीन में डाल दो, मान लो H2O के साथ आप CCl4 डाल दो, CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब क्या, नॉन पोलर, और वो क्या हो गया, पोलर। तो पोलर का नॉन पोलर के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कौन सा होगा, डे बाई फोर्स। बेंजीन, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो भी होता है उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, बेंजीन का जीरो है, बेंजीन के साथ आप डाल दो HCl, पोलर। तो ये पोलर विथ नॉन पोलर। तो ये आप बोलते हो व्हेन पोलर स्पीसीज attracted towards non-polar, that time attraction force formed between these molecules are known as dipole induced dipole। ओके, ये पोलर था, ये नॉन पोलर, ये पोलर नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट जीरो। पोलर CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर, नॉन पोलर पोलर। तो जो भी आपके दिमाग में आए, मेरे दिमाग में आ गया, जैसे मान लो जीनोन F4, जीनोन F4 की मैं रिएक्शन करवा दो, मान लो मैंने HF बोल दिया मान लो, तो ये क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जीरो मतलब ये नॉन पोलर, इसका जीरो नहीं होता, तो मतलब ये पोलर, पोलर विथ नॉन, ओके। डे बाई फोर्स। नेक्स्ट टंडन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल बोलते इसको। तो ये किसके बीच में, नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ, इसमें आप बोल नॉन पोलर विथ नॉन पोलर। म्यू जिसका जीरो होगा, जीरो वाले के साथ, जैसे बेंजीन के साथ आप डाल दो CCl4, बेंजीन के साथ आप डाल दो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड की स्ट्रक्चर ये होती है, तो जीरो होता है। H2 के साथ H2 डाल दो, F2 विथ F2 कर दो, जीनोन F4 इसका जीरो होता है, इसको आप डाल दो मान लो CCl4 के साथ। तो अगर दोनों इसके अलावा नॉन पोलर में ये भी आ जाएंगे, इनर्ट गैस, नियॉन विथ नियॉन कर दो, इनर्ट गैस का भी इनर्ट गैस के साथ जो फोर्स होगा
इनर्ट गैस में कोई चार्ज नहीं होता, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ कौन सा होगा? लंदन फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स, वीकेस्ट फोर्स होता है सबसे। ओके, तो पहचान आना चाहिए। क्वेश्चन कई बार ये आता है तो ये पूछ लिया जाएगा, इन गिवन मॉलिक्यूल्स विच वन रिप्रेजेंट इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। तो आपको पता होना चाहिए इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल उनमें होगा जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो। डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ, F2 का F2 के साथ, H2 का H2 के साथ, बेंजीन का बेंजीन के साथ बोल दो, या बेंजीन का CCl4 के साथ, बेंजीन का कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, जो भी जिनका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। ओके, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किशाम फोर्स, डेबाई एंड लंदन फोर्स। स्ट्रेंथ हाई होगी तो इनमें कई बार मतलब बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले, जैसे आपको बोल दे HCl, और HCl के साथ जो फोर्स है, HCl का Cl2 के साथ फोर्स है, और Cl2 का Cl2 के साथ फोर्स है। तो तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बोल दो या बॉइलिंग पॉइंट बोल दो, सबसे ज्यादा किसका होगा? HCl का, HCl के साथ। ओके, स्ट्रेंथ हाई होगा तो हार्डनेस बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट कुछ वीक फोर्स और भी इंक्लूड करते हैं इसमें। आयन डाइपोल फोर्स भी, आयन डाइपोल के जैसे मान लो जैसे Na प्लस है, Na प्लस अगर वाटर के साथ बॉन्ड बनाए तो वो नमक को डालते हैं ना, NaCl अगर अपन डालते हैं वाटर में तो क्या होता है? Na प्लस के चारों तरफ ये जो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में क्या होता है? नेगेटिव। मान लो इस तरफ भी वाटर आ गया, ग्रीन पानी, आज ग्रीन ग्रीन पानी, ब्लू पानी नहीं, ग्रीन ग्रीन पानी, ग्रीन ग्रीन पानी में इधर वाटर आ गया, इधर भी अगर वाटर के मॉलिक्यूल आ गया, इधर वाटर मॉलिक्यूल आ गया, तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। वाटर में क्या होता है? H प्लस एक पोल, O माइनस दूसरा पोल, तो डाइपोल, और ये कौन हुआ? आयन। तो आयन डाइपोल, आयन डाइपोल बॉन्ड मिलता है। ये भी एक वांडरवॉल का टाइप है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये भी। अगर वांडरवॉल में अपन इंक्लूड करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयन डाइपोल। और इसका एक एप्लीकेशन है कि आयन डाइपोल बॉन्ड बनने के कारण ही ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आयोनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं? आयन डाइपोल फोर्स के कारण, जो कौन सा होता है? वांडरवाल का एक टाइप होता है। ये वीक तो होता है लेकिन ये इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और एक और आता है कौन सा? ये तो आयन डाइपोल है, एक है आयन इंड्यूस डाइपोल। आयन इंड्यूस डाइपोल तो वो कौन सा? जैसे मान लो Na प्लस है, कैसे मान बोल दू मैं? F माइनस है, मान F माइनस का जीनॉन F4 के साथ, तो जीनॉन F4 का डाइपोलमेंट क्या है? जीरो है। डाइपोलमेंट जीरो है, उसको तो इंड्यूस करना पड़ेगा, और ये किस फॉर्म है? आयन फॉर्म है। तो आयन नॉन पोलर को क्या करे? इंड्यूस करेगा, तो आयन इंड्यूस डाइपोल। तो ये आयन इंड्यूस डाइपोल जो है, ये भी एक अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। हालांकि ये इसके बाद में सेकंड नंबर पर नहीं आता है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयन डाइपोल, फिर होता है डाइपोल डाइपोल, जिसको अपन बोलते हैं हिशाम फोर्स। थर्ड पे आता है ये आयन इंड्यूस डाइपोल। फोर्थ पे आता है डेबाई वाला डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। सबसे लास्ट में आता है इंड्यूस डाइपोल
इंड्यूस डाइपोल। ये स्ट्रेंथ मिलती है, नोट कर सकते हैं आप स्ट्रेंथ। ओके, तो ये वांडरवाल के टाइप रहते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा? आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। एक डाइपोल है, हाँ, आयन इंड्यूस डाइपोल। एक आयन है, साथ वाला मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो उसमें कुछ ना कुछ इंडक्शन होता है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के साथ मैं Na प्लस कर दूं तो बेंजीन पूरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का म्यू डाइपोल में 0 होता है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर को उस Na प्लस ने, सोडियम ने अगर मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, पोलर कर दिया, तो आयन उसको बोलते इंड्यूस डाइपोल। फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इसका एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल के साथ लिख सकते हो और केस को, जैसे Na प्लस विथ वाटर, आयन और वाटर में डाइपोल बनता है। डाइपोल डाइपोल HCl का HCl के साथ, आयन इंड्यूस डाइपोल, Na प्लस है, Na प्लस को नॉन पोलर के साथ बेंजीन जोड़ दो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो HCl है उसको Cl2 में डाल दो, ये डाइपोल है, ये नॉन पोलर है, इंड्यूस डाइपोल Cl2 को Cl2 के साथ। तो आपको पहचानने में भी आसानी रहेगी कि अगर एक आयन है दूसरा पोलर है, तो पोलर है तो उसमें पोल बनेंगे, उसको बोलते हैं डाइपोल। दोनों में पोल बनते हैं, डाइपोल डाइपोल। एक में आयन है दूसरा नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर देख लो, बेंजीन, CCl4, CH2, इसका भी डाइपोल में 0 होता है। एक डाइपोल है और दूसरा नॉन पोलर है, और दोनों ही नॉन पोलर है तो इंड्यूस डाइपोल। ओके, आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, जैसे Na प्लस इंड्यूस डाइपोल मतलब बेंजीन के साथ F माइनस का जीनोन F4 के साथ। हाँ, एक तुम्हें केमिस्ट्री में आगे सुनने मिलेगा, BF3 के साथ ये कंपाउंड बनेगा BF4 माइनस। ये भी एक कंपाउंड बनता है जीनोन F5 माइनस। ठीक है, इसके अलावा ये भी बनता है F माइनस का PF5 के साथ। PF6 माइनस क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल होता है? तो वहां पे भी ये आयन है और ये नॉन पोलर होता है, तो आयन का नॉन पोलर के साथ इसमें पोलरिटी इंड्यूस करनी पड़ेगी, तो आयन इंड्यूस डाइपोल। ये एग्जांपल होते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल। ये स्ट्रेंथ में 3rd नंबर पे आता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, रेजोनेंस में आने से पहले हमें एक ये भी पता होना चाहिए कि सर वांडरवाल फोर्स है, वांडरवाल फोर्स का आपने एप्लीकेशन नहीं होता। तो वांडरवाल फोर्स का एप्लीकेशन यही है कि वांडरवाल फोर्स भी, अगर मैं यहां पे बोलूं वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के साथ इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसका एग्जांपल कौन सा है? वही जैसे मान लो O2 से ज्यादा किसा हो गया? S8 का। इसके अलावा N2 से ज्यादा क्या हो गया? P4 का। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से स्ट्रेंथ बढ़ा, स्ट्रेंथ बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। इसके अलावा वही F2 से ज्यादा Cl2 का, Cl2 से ज्यादा Br2 का, Br2 से ज्यादा I2 का। इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेशियम, इनमें भी मास बढ़ने के साथ साथ, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ
स्ट्रेंथ बढ़ा, स्ट्रेंथ बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। इसके अलावा फिजिकल स्टेट में भी चेंज मिला। ये सॉलिड है, ये गैस है, तो फिजिकल स्टेट में भी चेंज मिला। ये सॉलिड है, ये गैस होता है, ये गैस होते हैं, ये लिक्विड और ये सॉलिड, इधर भी चेंज मिलता है। तो फिजिकल स्टेट में भी चेंज मिलता है स्ट्रेंथ के साथ। तो वो स्ट्रेंथ वांडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? या तो एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ या मास बढ़ने के साथ साथ। इसके अलावा जिसका स्ट्रेंथ हाई होगा उसका वही बात, बॉइलिंग पॉइंट जिसका हाई है उसका जस्ट रिवर्स क्या कर दो, वॉलेटिलिटी कर दो। क्या कर दो? वॉलेटिलिटी कर दो, वॉलेटाइल कम होगा। तो ये सारे देखने मिलते हैं। मेनली जो क्वेश्चन आता है इसके एप्लीकेशन में वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका ही आता है। ओके, नेक्स्ट अपन अगर देखें, नेक्स्ट अपन अगर टॉपिक देखें तो वो कौन सा होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस टॉपिक जो है वो इनऑर्गेनिक में चाहे ऑर्गेनिक दोनों में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड में अपन बात करें रेजोनेंस का, तो रेजोनेंस का मतलब ये होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट क्या है? इट हैज बीन फाउंड दैट द ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स कैन नॉट बी satisfactorily explained by writing a single life structure। अगर कोई कंपाउंड है उसके अगर अपन सिंगल स्ट्रक्चर लिख के उसकी सारी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर जहां वो बॉन्ड को ट्रांसफर करता है, वो अगर वो सारी स्ट्रक्चर अगर अपन एक्सप्लेन करेंगे तभी हम ये बोल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ऑर्गेनिक में अगर बात की जाए, मान लो आपको बोला जाए फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH। ऑर्गेनिक में आप देखोगे जब भी आपको मेन रेजोनेंस का मतलब देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और वो कब होते हैं? जब आपको किस अगर मान लो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड लोन पेयर मिले, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल मिले, लोन पेयर सिंगल लोन पेयर ही मिल जाए, लोन पेयर सिंगल नेगेटिव मिल जाए अगर मान लो, या डबल बॉन्ड सिंगल डबल मिल जाए, ये ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए डबल बॉन्ड सिंगल और एक अकेला इलेक्ट्रॉन जिसको अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल, ये अगर ऐसी कंडीशन मिले आपको तो मतलब वहां पे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और पाई बॉन्ड के ट्रांसफर होने से उसी को होता है रेजोनेंस। और उससे हम ये देख सकते हैं कि जितनी टाइप की स्ट्रक्चर्स बनेगी उन सारी स्ट्रक्चर को मिलाकर ही हम उस कंपाउंड को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे अगर ये फिनॉल है, अभी फिनॉल में अभी देखने में क्या लग रहा है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो अपन पीछे से बढ़ते आ रहे हैं, बॉन्ड बढ़ेंगे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। तो होनी क्या चाहिए? इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड की हाई होनी चाहिए। बट अगर हम रेजोनेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जो है, लोन पेयर सिंगल और क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तो ये लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो सामने वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये जब लोन पेयर यहां आता है, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बॉन्ड बनता है? 1 बॉन्ड। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से यहाँ बॉन्ड बना, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका आता प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका आता माइनस। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा पड़ा है। ये माइनस सिग्मा डबल, मैंने क्या बोला आपको? ये बोला डबल सिंगल डबल मिले, डबल सिंगल लोन पेयर मिले, डबल सिंगल नेगेटिव मिले, तो उनमें डबल बॉन्ड का कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा, ये जाने से नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा ये नेगेटिव, ये माइनस आया था,
बॉन्ड के ट्रांसफर से। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आएंगे तो वापस से यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ पे, ये नेगेटिव यहाँ जाता है तो ये बॉन्ड आगे जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव जाने से यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ माइनस आया, अब देखो यहाँ पे क्या क्या देखना है आपको, ये माइनस यहाँ आया तो यहाँ बॉन्ड बना, ये बॉन्ड आगे गया माइनस, डबल बॉन्ड माइनस, ये माइनस, ये माइनस यहाँ गया, ये बॉन्ड ऊपर गया। तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनी? नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनती है, यहां बॉन्ड आ गया, यहां बॉन्ड आ गया, यहां बॉन्ड आ गया, और वो बॉन्ड ऊपर जाने से ऊपर प्लस था, इलेक्ट्रॉन पर गया माइनस, तो ये न्यूट्रल होगी, वापस क्या हो गया? OH। इन सभी स्ट्रक्चर को अगर हम एक सिंगल स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करें तो वो होता है रेजोनेटिक हाइब्रिड। जो ये आपको बताएगा कि एक रिंग है 6 कार्बन की, उसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है एक स्ट्रक्चर में, किसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, किसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, किसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, किसी में यहाँ पर भी है, और किसी में यहाँ पर भी है। मतलब डबल बॉन्ड पूरी रिंग में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो बोल सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो पूरी रिंग में रिवॉल्व कर रहा है। और इसके ऊपर कौन है? OH। OH वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ कहाँ है? यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे? सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे, 3 जगह है। तो नेगेटिव 3 में डिवाइड होगा माइनस डेल्टा बाई 3, डेल्टा बाई 3, डेल्टा बाई 3, और पॉजिटिव सिर्फ एक जगह है। तो बात यह है कि जो फिनॉल है, फिनॉल को फिनॉल को एक्सप्लेन कर रही है 5 स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 एंड 5। तो पीछे यही तो बात बोल रही है, इट हैज बीन फाउंड दैट, इट इज हैज बीन फाउंड दैट ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज, तो फिनॉल की ऑब्जर्व की अपने प्रॉपर्टीज, कंपाउंड कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन बाय राइटिंग अ सिंगल लेवल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर से तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक स्ट्रक्चर से तुम ये बता पाओगे कि एक कार्बन एक जगह डबल बॉन्ड बना रहा है, एक जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो डबल बॉन्ड जो है उसकी लेंथ कम मिलेगी, सिंगल बॉन्ड वाले की ज्यादा मिलेगी। बट पूरी रिंग में जो है डबल बॉन्ड घूम रहा है, तो एवरी पोजीशन पे बॉन्ड लेंथ इक्वल मिलती है। द मॉलिक्यूल is then supposed to have many structures, each of which can explain most of the properties of the molecule. each जो स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रही है उस कंपाउंड की, ठीक है। नन कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे, मतलब वो सारी मिलकर ही उस कंपाउंड को एक्सप्लेन कर सकता है। तो सभी को मिलाकर हम जब बताएंगे तो सभी स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलेंगे? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स फॉर फिनॉल। जो अभी मैंने पीछे जो कंपाउंड बताया वो कौन क्या था? फिनॉल था। तो फिनॉल को सिर्फ तुम इससे नहीं बता सकते, अगर तुम सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया तो तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ तुम इसको मानोगे तो तुम इसका मतलब तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में ऐसे गैप आ गया, मतलब डबल बॉन्ड आगे कहाँ घुमा रहे हो आप? तो आप सभी स्ट्रक्चर्स को मिलाकर ही बता सकते हो। तो यही बात ये कह रहा है कि बट नन कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑफ ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एंड इज कॉल्ड रेजोनेटिक हाइब्रिड। मतलब जो सारी स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो हम बता रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या? रेजोनेटिक हाइब्रिड। ये जो है इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिक हाइब्रिड बोलते हैं।
Okay, resonating hybrid. And the different individual structures are called resonating structures. इन सभी स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलेंगे, इनको सभी को अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। और इस फिनोमेनन को अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। तो बात ये है, कोई भी कंपाउंड हो, देखो सिर्फ कंपाउंड ये एक भी नहीं है, और भी बता देता हूं। जैसे अगर मान लो एक बात करें अपन, एक कंपाउंड आएगा आगे जाके कार्बोनेट, है ना। तो कार्बोनेट की स्थिति में क्या है, तुम्हें को रटना नहीं है। जब भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मिले, आपने इतना तो सुना ही, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। जब भी ऑक्सीजन मिले और माइनस मिले, तो जितने माइनस होंगे वो क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड। तो ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 3, 3 ऑक्सीजन कार्बन से। माइनस कितने, 2, माइनस माइनस, तीसरा फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब आप देख सकते हो, डबल सिंगल नेगेटिव, जब भी क्या आ जाए, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर। ये ऐसी कंडीशन मिलती है तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो बस वही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि यहां पर भी, अब जैसे देखो ये एक स्ट्रक्चर है, अभी इस एक स्ट्रक्चर से आपको ये लग रहा है यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इस अकॉर्डिंग तो इसकी बॉन्ड लेंथ हाई होनी चाहिए, इनकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। बट ये माइनस यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो ये डबल बॉन्ड आगे गया, तो इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक ये मिल सकती है। फिर एक स्ट्रक्चर और क्या मिल सकती है, अगर हम इस माइनस को यहाँ भेजें, ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा, तो एक स्ट्रक्चर ये भी बता सकती है, डबल बॉन्ड नेगेटिव नेगेटिव। मतलब डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। डब एवरी स्ट्रक्चर ये बता रही है, एक जगह डबल बॉन्ड होगा, बाकी दोनों क्या होगा, माइनस। एक जगह डबल बॉन्ड होगा, बाकी दोनों जगह माइनस। एक जगह डबल बॉन्ड होगा, बाकी दोनों जगह क्या होगा, माइनस। तो इन तीनों को मिलाकर अगर मैं बताऊं, तो मैं ये बता सकता हूं ना, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी था, वहां पे भी था, यहाँ पे भी था। तो डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी। पार्शियल डबल बॉन्ड, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज जो है -2 है, लेकिन कितनी जगह वो रोटेट हो रहा है, तो -2/3, -2/3, -2/3। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके ही उसको एक्सप्लेन कर रही है कि कार्बोनेट में एवरी बॉन्ड जो है, एवरी बॉन्ड, एवरी बॉन्ड जो है वो क्या है, जो बॉन्ड एनर्जी इसकी है वही बॉन्ड एनर्जी इसकी है, वही बॉन्ड एनर्जी इसकी है। वो हमने कैसे बताया, हमने पाई बॉन्ड का आगे ट्रांसफर करवाया, पाई बॉन्ड के ट्रांसफर को अपन क्या बताया, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो है वो ये है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से उसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएं, तो वो स्ट्रक्चर्स होगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। और उस फिनोमेनन को अपन बोलेंगे रेजोनेंस। और उन सारी स्ट्रक्चर को मिलाकर हम जो लास्ट में जो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो सभी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करेगा, उसको अपन बोलेंगे रेजोनेटिक हाइब्रिड।
ओके, तो ये बात है हमें इसमें। रेजोनेंस इज ऑल्सो अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में क्या बोल सकते अपन, पाई इलेक्ट्रॉन का आगे से आगे ट्रांसफर, डीलोकलाइजेशन मतलब आगे से आगे ट्रांसफर होना। वो तभी होता है जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव हो, डबल बॉन्ड सिंगल फ्री रेडिकल हो, अकेला इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर हो। अगर ऐसी कंडीशन हो तभी वो डबल बॉन्ड आगे ट्रांसफर होता है, जैसे बेंजीन में होता है डबल सिंगल डबल। तो डबल बॉन्ड के कंप्लीट ट्रांसफर को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ओके, तो ये सारी स्ट्रक्चर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। लास्ट में जो स्ट्रक्चर जो ये बता रही है कि डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है। तो सब जगह का डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पे भी है, पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पे भी है, पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पे भी है। तो इट मींस इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सिमिलर है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर है तो बॉन्ड एनर्जी भी सिमिलर है। तो रेजोनेंस का एक एप्लीकेशन है कि हम रेजोनेंस अगर हमें आ रहा है तो हम ये बता सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे, उसमें टोटल बॉन्ड गिन लो और बॉन्ड कितनी जगह ट्रांसफर हो रहा है। जैसे टोटल बॉन्ड इसमें कितने बॉन्ड है, एक दो तीन चार। अब चार बॉन्ड कितनों के बीच रोटेट हो रहे हैं, तीन के बीच। तो 4/3 इसका, 4/3 इसका, 4/3 इसका। अगर आप ऐड करोगे तो देख लो, 4/3, 4/3, 4/3 क्या आएगा, 12/3, 12/3 अपन गया 4। चार ही तो बॉन्ड है, एक दो तीन चार, टोटल बॉन्ड चार है। चार बॉन्ड का 4/3 हिस्सा यहाँ पे, 4/3 यहाँ पे, 4/3 यहाँ पे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड को ही तो अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, तो अपन बोल सकते हैं। Resonance stabilize the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure। मतलब ये जो है ना, इसकी जो एनर्जी है वो इनमें से किसी से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे कम एनर्जी इसकी आएगी। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जहां पे कम होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो रेजोनेटिक हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कहना ही सारा है। ओके, कैनोनिकल फॉर्म है हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, वो सिर्फ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होती है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि हम ये एक्सप्लेन कर पाए कि मतलब ये मॉलिक्यूल जो है इसमें इसमें एवरी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिमिलर कैसे आ रही है, वो एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर्स बतानी पड़ती है। रियल इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ओके, इन ओजोन, जैसे अगर ओजोन है, देखो ओजोन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड, इस तरफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब आपको पता है ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 6। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है तो क्या होता है, लेविस स्ट्रक्चर। जैसे बीच वाला ऑक्सीजन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इधर, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इधर, फिर भी अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े। ये जो ऑक्सीजन है इसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इधर से मिल रहे हैं, इसके तो सारे 2, 4 एंड 6। इसने यहाँ पे 2 दे भी दिए तो अभी इसके पास कितने पड़े हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और वहां डोनेट किया उसने, डोनेट किया है तो वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिड आता है। एक बार डबल बॉन्ड यहां आया था, नेक्स्ट में डबल बॉन्ड यहां आ गया। डबल बॉन्ड मतलब तुम ये बोल सकते हो कि एक ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कैरेक्टर उस तरफ भी है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस तरफ भी है। तो पार्शियल
पार्शियल डबल बॉन्ड इधर भी है, पार्शियल डबल बॉन्ड इधर भी। ओके, तो ये है रेजोनेटिक हाइब्रिड जो इन दोनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है। अब इस अकॉर्डिंग जैसे मैंने पीछे बोला बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का आगे फॉर्मूला भी यही होगा। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है तो रेजोनेंस का ये तो यूज है। रेजोनेंस हमें ये पता चला कि डबल बॉन्ड इधर भी आ रहा है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर इस तरफ भी आ रहा है, मतलब इनमें रेजोनेंस हो रहा है। टोटल बॉन्ड गिन लो, और टोटल बॉन्ड में वो कितनी जगह जा रहा है, बॉन्ड बॉन्ड कितनी जगह जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। मतलब सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम जहां पे वो रोटेट हो रहा है कितनी जगह हो रहा है, दो जगह हो रहा है। टोटल बॉन्ड कितने हो गए, तीन, कितने जगह जा रहा है, दो पे। तो 3/2 इसका आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 3/2 इधर आएगा, 3/2 इधर आएगा। एक सिंगल बॉन्ड इधर दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों तरफ रोटेट हो रहा है, तो एक का हिस्सा आधा आधा इधर, कितना आ गया 3/2। तो स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर में देख लो डबल बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ, डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड के कंप्लीट ट्रांसफर को अपन क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस होने से कितनी स्ट्रक्चर बनी, दो, उनको बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। दोनों को मिलाकर जो हमने लिखा वो था रेजोनेटिक हाइब्रिड। हाइब्रिड ये बता रहा है कि दोनों बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी सिमिलर है। बॉन्ड एनर्जी सिमिलर होगी, बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे करा, टोटल बॉन्ड्स अपॉन सराउंडिंग एटम। टोटल बॉन्ड्स कितने, एक दो तीन, सराउंडिंग एटम ये ओजोन में है। ठीक, कार्बोनेट का अपन ने पहले ही बात कर ली थी, कार्बोनेट की, ये इधर मैंने पहले ही बताया था आपको। कार्बोनेट एक डबल बॉन्ड, बाकी दोनों सिंगल बॉन्ड। जब भी आपको ध्यान रखो किसी भी कंपाउंड में, इसमें और बता देता हूं, मान लो चलिए आपको ये बता दें, सल्फाइड मान लो, आपको किसी भी कंपाउंड में जितने ऑक्सीजन हो, तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन में से माइनस कितने हैं, दो है, तो माइनस वाले सिंगल बॉन्ड। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, सल्फर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो तीन एक चार, अभी भी इसके पास एक लोन पर पड़ा रहता है। लेकिन अगर अगर हमें इसको रेजोनेंस बताना है तो ये माइनस यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा। तो एक स्ट्रक्चर ये बन सकती है, डबल बॉन्ड ओ माइनस, ओ माइनस। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम ये बता सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ माइनस। उसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन सकती है, ओ माइनस, ओ माइनस, और इधर डबल बॉन्ड। एवरी स्ट्रक्चर में दो ऑक्सीजन पे -1 एक डबल बॉन्ड, -1 डबल बॉन्ड, -1 डबल। और इन तीनों को मिलाकर अगर आप बताओगे रेजोनेटिक हाइब्रिड, तो रेजोनेटिक हाइब्रिड क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, सल्फर बॉन्ड बॉन्ड एंड बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां आ जाएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां आ जाएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां आ जाएंगे। ओके, तो जो स्ट्रक्चर तीनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाए उसको अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेटिक हाइब्रिड। बात यही है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी स्ट्रक्चर बनाई जाती है। बहुत सारी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस, और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो स्ट्रक्चर से उनको बोलते हैं क्या, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। और हम बोल सकते हैं जो भी अलग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको अपन ये भी बोल सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। रियल उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ वो एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा होता है। और लास्ट सभी स्ट्रक्चर्स को मिलाकर जो अपन बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं रेजोनेटिक हाइब्रिड। उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है।
ओके। अगर हमें अब बोला जाए कि भाई रेजोनेंस का सर एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, तो इनऑर्गेनिक में तो यूज है ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना। किसी भी कंपाउंड को अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप टोटल बॉन्ड्स जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसके कुछ एक बहुत बेस्ट एग्जांपल्स है। तो यूज टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयंस। रेजोनेंस का मेन जो यूज है वो जो भी पॉलीएटॉमिक आयंस है उनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के। जैसे अभी सारे थे ये बेंजीन था मान लो, बेंजीन क्या ओजोन था मान लो, तो ओजोन में कितने बॉन्ड है टोटल, टोटल बॉन्ड कितने हैं 3। और रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या था, ये यहां जा रहा था, ये यहां जा रहा था, तो रेजोनेंस दो के बीच ही तो हो रहा है। तो जो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने हो गए 2। तो यही तो फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस 2 है, टोटल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल दो या अपन बोल दो क्या, सराउंडिंग एटम बोल दो। तो ये जो रेजोनेंस ओजोन में सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, ये दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल बॉन्ड कितने हैं 3। ये इसका क्या आ गया बॉन्ड होता है। कुछ कंपाउंड ऐसे, जैसे कंपाउंड होता है फॉस्फेट, इनका बहुत पहले बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है इनका, बहुत पहले। फॉस्फोरस है, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, देख लो डबल, एक तो स्ट्रक्चर ये नेगेटिव यहां जाएगा तो डबल बॉन्ड आगे जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहां क्या आ जाएगा ओ माइनस, डबल बॉन्ड, ओ माइनस, ओ माइनस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या, नेक्स्ट अपन ये बात कर सकते हैं कि अगर इसको माइनस को मैं भेजूं यहां पे तो ये डबल बॉन्ड यहां जा सकता है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन सकती है डबल बॉन्ड ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस। और एक बार ये भी तो हो सकता है, लेकिन फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या होता है, फोर्थ स्ट्रक्चर में अपन ये बोल सकते हैं अगर इसको यहां भेजें डबल बॉन्ड ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, तो कितनी स्ट्रक्चर बन गई 4 स्ट्रक्चर, मतलब 1 2 3 4, तो सराउंडिंग 4 ऑक्सीजन है वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में। तो अपन इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि जो फॉस्फोरस के सराउंडिंग चारों एटम, सराउंडिंग एटम और टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5। तो अगर हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, बॉन्ड ऑर्डर, ये फॉस्फोरस फॉस्फेट ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, सारे रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सराउंडिंग एटम कितने हो गए 4, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 5, इसका क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर। सिर्फ इसमें नहीं और भी देख सकते हो, नाइट्रेट बोल दे अगर आपको, नाइट्रेट, नाइट्रेट की स्ट्रक्चर ये होती है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं रहता, नाइट्रोजन में हाईएस्ट बॉन्ड 4 हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान ना, एक ऑप्शन आ जाएगा माइनस, एक डबल बॉन्ड और एक आएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आप खुद देख लो क्या, नेगेटिव सिंगल डबल, फिर नेगेटिव यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है।
तो नेक्स्ट में क्या हो सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये O माइनस, तो बात मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी अगर अब देखा जाए नाइट्रेट में टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4, टोटल बॉन्ड कितने हैं 4, और सराउंडिंग जो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है माइनस सिग्मा डबल, माइनस सिग्मा डबल कितने हैं 2 है। तो अगर यहाँ पे अपन देखा जाए इसमें नाइट्रेट में भी अगर नाइट्रेट में O माइनस डबल, तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितने हो गए 4, 4, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट अगर देखा जाए तो कौन कर सकता है रेजोनेंस पार्टिसिपेट, नेगेटिव सिंगल, यहाँ पे क्या हो सकता है लोन पर हो सकता है, नेगेटिव सिंगल डबल, तो यहाँ पे अगर अपन ये करें ये डबल बॉन्ड आगे जा सकता है O माइनस। ओके, तो मतलब 4/3 अगर अपन इस मॉलिक्यूल को करते हैं तो यहाँ पे अपन 4/3 4/3 4/3, अगर अपन टोटल देखते हैं टोटल बॉन्ड इसमें कितने हैं 4 है। अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर देखना है तो देख टोटल बॉन्ड कितने हो गए 4, सराउंडिंग कितने ऑक्सीजन है 3, तो एक जगह बॉन्ड ऑर्डर कितना है 4/3। अब अगर ये अपन 4/3 यहाँ पे 4/3 इसका है 4/3 ही इसका है, टोटल मिलाएंगे तो टोटल मिलाने पर हमारे पास क्या आएगा 4/3 4/3 प्लस 4/3, टोटल आएगा 12/3, कितना है 4, 4 बॉन्ड तो आ ही रहा है ना, देख लो एक डबल बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है और एक क्या है सिंगल बॉन्ड। बात यही है नाइट्रेट जो होता है नाइट्रेट में भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तीनों ऑक्सीजन करता है, तो आप तो डायरेक्ट कर सकते हो टोटल बॉन्ड कितने 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड, सराउंडिंग एटम कितने 3। तो किसी भी मॉलिक्यूल में करें, जैसे एक कार्बोनेट है, कार्बोनेट का अगर आपको बोल देता है बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, तो आप खुद देख लो कितने आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, टोटल कितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ध्यान रखो, टोटल बॉन्ड्स अपॉन सराउंडिंग एटम, टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं सराउंडिंग एटम 1 2 3, तीनों रेजोनेंस कर रहे देखो, ये माइनस यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा, ये जब यहाँ आएगा वो आगे जा सकता है, एक स्ट्रक्चर पहले से थी, एक में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक में यहाँ आएगा 3, तो टोटल बॉन्ड कितने 4, स्ट्रक्चर कितने 3 4/3। जो भी पॉली एटॉमिक आयंस है उनमें अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो, टोटल बॉन्ड्स अपॉन सराउंडिंग एटम बोल दो, या टोटल बॉन्ड्स अपॉन टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, कार्बोनेट की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बनी 3 बनी थी, पीछे आप जा सकते हो, ये अपन ने बनाया था कार्बोनेट 1 2 और ये 3, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं 4 अपॉन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी हो गई 3, तो ये अपना क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, टोटल बॉन्ड्स रेजोनेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। तो फॉस्फेट में टोटल बॉन्ड कितना है 1 2 3 2 5, कितने रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये भी ऑक्सीजन, ये और ये, तो 4 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है 5/4 आ, ओके। नेक्स्ट कार्बोनेट में आ गया 4/3। नेक्स्ट अगर हमें ये देखना हो नाइट्रेट, नाइट्रेट अभी मैंने आपको बताया था, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर O माइनस डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपके सामने, टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं 4, सराउंडिंग एटम 3, सल्फेट में कोई रटना नहीं, देखो सल्फर है, ऑक्सीजन कितने 4, कितने 4, माइनस कितने 2, माइनस वाले क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड
नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। तो ये रेजोनेंस एक बार इससे शो करेगा, एक बार इससे, दो। ये भी तो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। तो टोटल स्ट्रक्चर कितनी बन जाएगी, 4। टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6/4। फॉस्फेट का अपन ने अभी किया ही था, 5/4। पर क्लोरेट की स्ट्रक्चर ये रहती है, O माइनस, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब ये तो आप कर सकते हो। पर क्लोरेट में टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 7। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4, 7/4। और ओजोन अपने किया ही था। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का मेन एप्लीकेशन है, बॉन्ड ऑर्डर का। ओके, तो रेजोनेंस में अपन ये देख सकते हैं कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जिसका हाई होगा, उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ओके, इसके बाद का जो भी है, इसके बारे में थोड़ा और भी अपन देखेंगे, फॉर्मल चार्ज के बारे में, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसके अलावा और भी टॉपिक अपने जो आयोनिक बॉन्ड और जो है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें कोई भी डाउट्स हो तो जम के कमेंट कीजिए, ठीक है। जितना कमेंट करोगे उतनी ज्यादा सब्जेक्ट के साथ, मेरे साथ और आर्म्स के साथ आप अपनी बॉन्डिंग बनाइए। बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी उतना अपना रिजल्ट शानदार होगा, शानदार होगा। हो सकता है कुछ 720 जो है वो यहाँ से भी निकले, हमसे जो पढ़ रहे हैं। तो आइए मिलकर अपन नीट जो है, नेक्स्ट नीट 2026 जो है उसको बेस्ट बनाएं। ओके, थैंक यू बेटा।